हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीएन एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्राचीन भारत का सीरीज हम चला रहे हैं रेगुलर, उसमें और आगे का यह वीडियो है जिसमें बताया गया है कि मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद कौन सी परिस्थिति आई और कौन कौन से राजवंश भारत पर आक्रमण किए, उन्हीं के बारे में चर्चा हम करने जा रहे हैं। आओ इस वीडियो में देखते हैं मौर्योत्तर काल। देखो, मौर्योत्तर काल का मतलब हुआ मौर्य काल के बाद। देखो एक बात जान लो, मौर्य काल के जब पतन हुआ तो मौर्य काल के पतन कब हुआ कि मौर्य काल का जब अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी, तो यह छोटे छोटे टुकड़ों में मगध का क्षेत्र बंट गया। क्या हुआ? मगध का क्षेत्र छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारणवश विदेशी आक्रमणकारियों को भारत की ओर अवसर दिखने लगा और आक्रमण करने के लिए उत्सुक हो गए। आगे देखना, मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए। कितने विदेशी आक्रमण हुए? 4 विदेशी आक्रमण हुए। जैसे बताया जाता है HSPK। HSPK मतलब क्या होता है? H मतलब होता है हिंद यूनानी। क्या? हिंद यूनानी। S मतलब होता है शक या सिथियन। P मतलब होता है पहलव या पर्थियन। K मतलब होता है कुषाण। के मतलब होता है कुषाण। तो मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें इंडो ग्रीक अभी हम बताए हैं, हिंद यवन, उसके बाद शक या सिथियन, पहलव या पर्थियन और कुषाण। ये 4 आक्रमण हुए मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर। एक एक करके सबको हम देखेंगे और देखते हैं। सबसे पहले इंडो ग्रीक के बारे में देखेंगे, हिंद यूनानी के बारे में देखते हैं। तो हिंद यूनानी के बारे में स्पष्ट बात यह जान लेंगे कि इसका क्षेत्र कहाँ था, ये रहने वाले कहाँ के थे। और देखते हैं, इसका क्षेत्र जो था हिंदुकुश पर्वत के समीप बैक्ट्रिया प्रांत था। अब हिंदुकुश पर्वत कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस समय पाकिस्तान में है, उस समय भारत में था और पाकिस्तान के अंतिम छोर पर था जहाँ से ईरान की शुरुआत होती है। तो बैक्ट्रिया उस समय का बैक्ट्रिया प्रांत था। अतः इन्हें बैक्ट्रियन शासक भी कहते हैं। किन है? इंडो ग्रीक हिंद यूनानी शासकों को बैक्ट्रियन शासक भी कहते हैं। अब देखो, डेमेट्रियस शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया। अब देखो, डेमेट्रियस जो था शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। प्रयास तो शुंग वंश के समय में हुआ था, डेमेट्रियस ने किया था, जो कि हिंद यूनानी शासक था, लेकिन वह पराजित हो गया। अब देखो, अगला शासक मिनांडर बना। हिंद यूनानी का अगला शासक कौन बना? इंडो ग्रीक का मिनांडर बना। इसने भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। दोनों शासक आक्रमण किए और उस समय राजा जो थे पुष्यमित्र शुंग थे और पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के सबसे प्रतापी राजा थे और वह दोनों को पराजित कर दिए। किसे किससे पराजित कर दिए? डेमेट्रियस को और मिनांडर को। और नेक्स्ट, इसे मिनांडर बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। किसे? मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। क्या बात है, सुपर्ब। यह जो है बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था, जिसका नाम था, क्या नाम था जिसका? मिनांडर नाम था और बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। आओ देखते हैं। उसके बाद से है कि नागसेन और मिनांडर मिलिंद के वार्तालाप की चर्चा नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों में हुई है। अब देखो, नागसेन एवं मिनांडर की जो वार्तालाप हुई, कुछ बातें हुई, उसकी चर्चा जो है मिलिंद पन्हों में हुई। मिलिंद पन्हों बार बार प्रश्न पूछता है कि क्या है। तो यह एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में चर्चा जो हुई है वह चर्चा है नागसेन और मिनांडर की। किसकी? नागसेन और मिनांडर की। मिनांडर कौन था? इंडो ग्रीक यवन शासक था।
इंडो ग्रीक यवन शासक था। नागसेन ने उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और पहला विदेशी बौद्ध धर्म अपनाने वाला राजा था। और नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है शक शासक। शक या सिथियन लगभग 90 BC। अब देखो 90 BC मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक या सिथियन थे। कौन थे? शक या सिथियन थे। ये बोलन दर्रा पार करके भारत आए थे। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बोलन दर्रा पार करके आने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो शक या सिथियन थे। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे, सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। इन्हें यूची वंश या कबीला वालों ने, यूची वंश कबीला वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया था। यानी यूची या तोखरी वंश के कबीला वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। शक राजा जो थे उसे क्या कहा जाता था? क्षत्रप। अब देखो शकों के शासन व्यवस्था क्षत्रप शासक व्यवस्था थे। क्षत्रपों शकों का जो शासन व्यवस्था था वह क्षत्रप शासक व्यवस्था था। अब देखो शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। भारत के किधर? भारत के उत्तर एवं पश्चिम दिशा में शकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट आओ। नासिक के शक शासक नाहपान ने सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। बताया जाता है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी थे और उन्हीं के ऊपर नासिक के शक शासक नाहपान ने अटैक किया लेकिन पराजित हो गया। अब आओ, इसकी जानकारी नासिक के जुगल थंबी से मिले सिक्कों से प्राप्त होती है। किसे? नासिक के जुगल थंबी से मिले सिक्कों से प्राप्त होती है। सबसे प्रतापी शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। यानी कि सबसे प्रतापी शक राजा कौन था? रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को पराजित कर दिया। यानी सातवाहन वंश के जो शासक थे वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को पराजित करने वाला जो शक राजा था वह रुद्रदामन था। अब देखो रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। ये बार बार पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख मिला है, कहाँ मिला है? तो गिरनार पहाड़ी पर। गिरनार कहाँ है? गुजरात में। किस शक राजा का अभिलेख है ये? रुद्रदामन का। किसका? रुद्रदामन का। किसका है? रुद्रदामन का। अब देखो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। क्या है? पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। सुदर्शन झील सरकारी खर्च पर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इसके सेनापति थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुष्यगुप्त, और पुष्यगुप्त को सेनापति बनाए थे गुजरात काठियावाड़ के, और वहीं सुदर्शन झील का निर्माण कराने का श्रेय उन्हीं को जाता है। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। जाहिर सी बात है पाटलिपुत्रा से पश्चिम में पड़ेगा ही गुजरात। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया। अधिकारी सुविशाख द्वारा करवाया। अपने अधिकारी जो थे सुविशाख, उन्हीं के द्वारा इसका जीर्णोद्धार या फिर से निर्माण या मरम्मत करवाई। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश किया। इसी के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए। इस सिक्के को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इस सिक्के को रूपक कहा जाता था। अब देखो एक तो कथन यहाँ तय होगा कि गुप्त वंश के शासक के सिक्के क्या कहा जाता था? रूपक। चांदी के सिक्के रूपक और आपका सोने के सिक्के दिनार। अब देखो चांदी के सिक्के चलाए, इस सिक्के को रूपक कहा जाता था। अब नेक्स्ट आओ। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविशाखा द्वारा करवाया। ये तो अभी देखबे कि हम लोग गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले राजाओं की संख्या लगभग 14 है। पहला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अंतिम कौन था? हेमू। हेमू। अब देखो, शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहा जाने लगा। शक शासकों ने, ठीक है, शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहा जाने लगा। ये चल रहा है ना, मौर्योत्तर काल के बारे में चल रहा है, शक शासक चल रहा है। अब नेक्स्ट आओ, अब देखो ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, अब देखो यह सूर्य पर आधारित है, सूर्य के ऊपर आधारित है। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। अब देखो विक्रम संवत, इसे मालवा शासक विक्रमादित्य चतुर्थ ने 57 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कब? 57 ईस्वी में, 57 बीसी में, सॉरी 57 बीसी में प्रारंभ किया था। यह ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। क्या है? आगे है। अर्थात विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रिगोरियन कैलेंडर में 57 वर्ष जोड़ दिया जाता है। 57 वर्ष जोड़ दिया जाता है। इसी कारण संविधान लागू होने की तिथि, संविधान लागू होने की तिथि 1949 को विक्रम संवत में 1949 + 57 2006 कहलाता है। 2006 विक्रमी उसको कहा भी जाता है। 2006 विक्रमी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा को, संविधान को अधिनियमित आत्मर्पित अंगीकृत किया जाता है। तो यही है कि इसी कारण संविधान लागू होने की तिथि 1949 को विक्रम संवत में 1949 + 57 2006 विक्रमी कहलाता है। नेक्स्ट आओ, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग शक संवत पर। इसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया। कब किया था? अपने राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया था। यह ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 ईस्वी बाद आया। ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 ईस्वी बाद आया। अतः यह ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। 22 मार्च 1957 ईस्वी से राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 ईस्वी से राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत अपनाया गया था। अब आओ, शक संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रिगोरियन कैलेंडर में 78 वर्ष घटा दिया जाता है। 78 वर्ष घटा दिया जाता है। तिथि शक संवत में तिथि ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट आओ, अब देखो शक संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रिगोरियन कैलेंडर में 78 वर्ष घटा दिया था। अभी देखें हम लोग शक संवत एवं विक्रम संवत के बीच मात्र 135 वर्ष का अंतर है। बहुत एग्जाम में पूछ भी चुका है ये, इस शक संवत और विक्रम संवत के बीच मात्र कितने वर्ष का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। अब देखो विक्रम संवत एवं शक संवत, हिजरी संवत मुस्लिम कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। क्या क्या? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर या मुस्लिम कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। अतः इनका त्यौहार भी हर एक वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है। कितना बढ़िया बात है, हर एक वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है। लेकिन 3 साल बाद शक संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। 3 साल बाद, तो 11 दिया 33 तो हो ही गया, 33 दिन तो हो ही गया। 3 साल के बाद 1 महीना जोड़िए दिया जाएगा। नेक्स्ट आओ, अब पहलव या पार्थियन वंश, वो तो शक था। पहलव या पार्थियन वंश, अब देखो मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश पार्थियन या पहलव थे। पहला कौन थे? हिंद यूनानी। दूसरा कौन थे? शक। तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग पार्थियन है, पहलव। चौथा क्या थे? कुषाण। चौथा कौन थे? कुषाण। अब देखो इस वंश का सबसे योग्य शासक गोंदो फर्निस था।
इस वंश का, किसका, पहलव या पार्थियन वंश का सबसे योग्य शासक गोंदू फर्निस था, जिनका उल्लेख पाकिस्तान के तख्त ए बही अभिलेख में मिला है। तख्त ए बही अभिलेख में मिला है। यह खरोष्टी लिपि में है। इसके समय में पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। पूछता है कि पहला धर्म का प्रचारक ईसाई कौन था? सेंट थॉमस था। कब आया था? किसके समय में आया था? गोंदू फर्निस का शासनकाल में आया था, पहलव या पार्थियन वंश के समय में। नेक्स्ट आओ, मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम कुषाण वंश थे, यानी कि अब हम लोग देखेंगे कुषाण वंश। तीन को देख लिए, शक देख लिए, सबसे पहले हिंदू यूनानी देख लिए, शक देख लिए, पहलव देख लिए, अब देखेंगे हम लोग कुषाण। अब देखो, मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम शासक कुषाण वंशीय थे। यह मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में यूची कबीला 5 भागों में बंटा था। इसी 5 में से एक भाग कुषाण था। क्या बात है! मध्य एशिया में जो यूची कबीला था या तोखरी कबीला था, वह 5 भागों में बंटा था। उसी में से एक भाग कुषाण था। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के अनुदरिया नदी से लेकर गंगा के क्षेत्र तक था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस था। कौन था? कुजुल कडफिसस था। अगला शासक भीम कडफिसस बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्या था इस वंश का? वास्तविक संस्थापक था। यह शैव धर्म को मानता था। अब देखो यहाँ कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसस। उसके बाद दूसरा शासक कौन था? भीम कडफिसस। भीम कडफिसस को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये किस धर्म से संबंधित था? शैव धर्म को मानने वाला था, शिव को मानने वाला था। अब देखो, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ। पहला शासक कुजुल कडफिसस, दूसरा शासक भीम कडफिसस और सबसे प्रतापी शासक कनिष्क। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया और इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया और इसी पर हमारा भारतीय कैलेंडर आधारित है। इसने अपनी राजनीतिक राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाया और बाद में सांस्कृतिक राजधानी मथुरा या मंधुसा को बनाया। प्राचीन नाम मथुरा का मंधुसा था, नया नाम उसका मथुरा है। अब देखना यहाँ 3 चीज है, 3 तथ्य है इंपॉर्टेंट। कनिष्क ने राजनीतिक राजधानी कहाँ बनाया? पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में। जबकि सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बना? तक्षशिला को बनाया। बाद में सांस्कृतिक राजधानी मथुरा या मंधुसा को बनाया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा यहाँ के दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ लेता गया। इसी अश्वघोष को कनिष्क ने अपने राज्य कवि का दर्जा दिया था। अब देखो, कनिष्क बौद्ध विद्वान पारसों के कहने पर कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। यह प्रथम सदी में करवाया था। इस बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई। पहला बार ऐसा बौद्ध संगति हुआ जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई। अध्यक्ष पद पर वसुमित्र को रखा गया तथा उपाध्यक्ष के पद पर अश्वघोष को बैठाया था। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 शाखा में बंट गया, एक हीनयान शाखा, दूसरा महायान शाखा। यानी भारत में जो स्थितियां हैं वह कर्क रेखा के ऊपर जो है वह हो जाएगा महायान शाखा और कर्क रेखा से नीचे जो है वह हो जाएगा हीनयान शाखा। नेक्स्ट आओ। अब देखो, कनिष्क महायान शाखा को मानता था। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक, बहुत इंपॉर्टेंट है, नमक विद्वान थे। ये चरक समझिए कि वैद्य था, उनके दरबार के वैद्य। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। चरक ने चरक संहिता लिखा। यह वैद्य माने डॉक्टर थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की,
जिसे सापेक्षता के सिद्धांत को बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया। देखो भारत का ही है, E=mc² देने वाला पौराणिक कथाएं। नागार्जुन ने ही माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा कर दी, अतः इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन को कहा जाता है ना जी भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन का उपमा दी जाती है, भारत का आइंस्टीन की उपमा दी जाती है किसे? नागार्जुन को। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे, शून्यवाद को जानते थे। वसुमित्र नामक विद्वान ने महाविभास सूत्र, सब पुस्तक लिख लेना है एक जगह डिनोट करके, एक जगह एकदम एक्यूरेट करके सब चर्चा कर लो कि महाविभास नामक पुस्तक लेखक कौन है। वसुमित्र ने रचना किया, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट आओ। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होते थे। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिपि बंदरगाह, देखो कितना बढ़िया बात है। कनिष्क के समय में उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिपि बंदरगाह तथा दक्षिण में महाराष्ट्र का सोपरा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख थे। ये पूछता है कनिष्क के समय में उत्तर भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपारा और कल्याण बंदरगाह सबसे फेमस था, प्रसिद्ध था, प्रमुख था। अज्ञात की रचना पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी से यह जानकारी मिलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम से होता है। देखो एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने किया जानकारी नहीं है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इसी पुस्तक में बताया गया है कि इससे जानकारी मिलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार जो था वो रोम से होता था। रोम बोले तो इटली की राजधानी रोम। कनिष्क के समय में ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। क्या बात है, नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। इसी के समय में अरब नाविक हिप्पालस, कौन अरब नाविक? हिप्पालस ने मानसून की खोज की। किसकी खोज की? मानसून की खोज की। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, मौसम से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसमों में, मौसमों के अनुरूप पवन की दिशा, या जिस प्रकार मौसम होगा उसी प्रकार पवन की दिशा होगी। अब आओ, कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई, अभी बताए हैं। इसी के समय अरब नाविक हिप्पालस मानसून शब्द की खोज की। मानसून का अरबी भाषा का शब्द है, मौसम से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्या बात है, सबसे इंपॉर्टेंट भी आई है ये चमकेगा क्वेश्चन, देखना आएगा क्वेश्चन। 105 ईस्वी में लगभग कनिष्क की मृत्यु हो गई। 105 ईस्वी में कनिष्क साहब चल बसे। इसके उत्तराधिकारी कोई योग्य नहीं था। इसका कोई उत्तराधिकारी जो था योग्य नहीं था, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। कनिष्क कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। पहला शासक कौन था जिसने स्थापना किया? कुजुल कटफिसस। दूसरा शासक कौन था जिसे रियल फाउंडर ऑफ कनिष्का बताया जाता है, रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी बताया जाता है? वह था भीम कटफिसस। भीम कटफिसस किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। अंतिम राजा कौन था? वासुदेव की चर्चा मिलती है। अब देखो, इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। क्या किया? गुप्त वंश की स्थापना कर दी। अब देखो एक बात जान लो, मौर्योत्तर काल चल रहा है। हमने सबसे पहला पढ़ा हिंद यूनानी का आक्रमण, शकों का आक्रमण, पहलवों का आक्रमण और कुषाणों का आक्रमण। कुषाण का अंतिम शासक वासुदेव की चर्चा मिलती है, लेकिन जैसे वासुदेव की डेथ होगी उसके बाद से छोटे छोटे राज्यों में बंटेगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। उसी में से एक टुकड़ा गुप्त वंश की स्थापना करेगा, जिससे संस्थापक का नाम होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। अब आओ रेशम मार्ग की चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं कनिष्क और कुषाण की चर्चा हो और रेशम की चर्चा न हो तो यह बात अधूरी है। यह चीन के रेशम व्यापार का यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया में जोड़ता था। रेशम मार्ग, इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था, जबकि उत्तरी भाग कश्मीर तथा हिंदुकुश पर्वत को पार करके गुजरता था। देखो इसी के लिए योजना बनाया गया था उबूर, वन बेल्ट
वन रोड, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड। ये रेशम मार्ग के लिए ही एक योजना बनाया गया था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। यह मार्ग चीन के क्षेत्राधिकार में आता था। कैसेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है, ये देखना पूछता है। कैसेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। अब आओ देखते हैं कैसेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। रेशम मार्ग आमतौर पर वह स्थलीय मार्ग कहलाता है जिसे चीन के हान राजवंश के महान यात्री यांग छायान, नाम देखो कितना शानदार है, यांग छायान ने खोला था, जो हान वंश की राजधानी छांगआन से पश्चिम रोम तक जाता था। रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर लेता था, टैक्स लेता था, जो उसके अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। ये था आपको मौर्योत्तर काल के प्रमुख आक्रमण, विदेशी आक्रमण, जिसके बारे में चर्चा किए। अब अगला जो एपिसोड आएगा, वीडियो आएगा, वह गुप्त वंश से संबंधित सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएगी। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद, थैंक यू।